पंजाब में 5% लोग ही नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। अब पंजाब में आबादी हिंदुओं की कितनी है? 40% है। अब मान लीजिए कि 5 के 5 हिंदू ही करते तो 35 तो फिर भी नहीं करते। और स्टेट्स में कैसे करते हैं कि दूसरी पार्टियों से बंदों को पटाओ और फिर अपना ताकत बढ़ाओ। लेकिन पंजाब में ये चलता नहीं। आप जो फंडा दूसरे राज्यों में जो करते हैं वो पंजाब में अभी तक एज इट इज उस तरह कामयाब नहीं होता दिख रहा। देश भर में मुसलमान को एक दुश्मन सा बना दिया गया है। कहीं पर भी भाई ये टोपी दाढ़ी वाला दिखो और लोग फिर शुरू हो गए ऊपर से चला, कहीं पर भी कोई दिखता है पिटता गरीब आदमी भी है। तो पंजाब में तो हिंदू माइनॉरिटी में तो उनको भी कुछ डर वर दिखा रखा। गुरबानी और सूफीज़म का बहुत प्रभाव है पंजाब में। उन्होंने दोनों ने विचारधाराओं ने लोगों को जोड़ना सिखाया है। पंजाब में ये कहानी ये है कि किसान आंदोलन के बाद काफ़ी सारी साजिश हो रही है। जैसे सिखों में कई सारे ग्रुप्स पैदा कर दिए जाए जो उनके ही बीजेपी के या संघ के नैरेटिव को इंडायरेक्ट तरीके से फॉलो करते दिखाई दे। मान लीजिए वो कोई खालिस्तानी नजर आए तो उससे हिंदू डर जाएंगे, या फिर आप ऐसी बातें कहना भी जी क्रिश्चियन हमारे लिए खतरनाक है। जाए बीच बीच में एक दो सिख नेता मुसलमानों की भी बात कर देते हैं। वो अभी 2-3 साल से शुरू हुआ है। रणवीर सिंह आयो जी कहने लगे भाई उनको राहुल गांधी ने गद्दार कह दिया, और उनको गद्दार कहने का मतलब कि सारे सिख समाज को गद्दार कह दिया। समय समय पर बीजेपी की ऐसी कोशिश होती है, जो स्टेट नज़दीक आ जाती है। अब बंगाल आ गई, बंगाल से ऐसे कुछ निकालेंगे। पंजाब में भी जल्दी इलेक्शन आने वाली है। पंजाब से भी मेरे पास ऐसे कितने चिट्ठे पड़े हुए हैं, चिट्ठे इनके कि जिसमें से इन्होंने सिखों को क्या क्या नहीं बोला। नरेंद्र मोदी साहब ने भी एक तो जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो वहाँ कच्छ के सिखों को लगातार तंग किया गया। गुजराती सिखों का कहना था कि ये हमें शरेआम कहते थे कि आप हमें वोट नहीं डालते, पंजाब में हम आपकी बात क्यों सुने। मोदी जी के शब्द है उनके लिए। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को एक बार इन्होंने शिखंडी कहा था। ये गुजरात के जनाब मुख्यमंत्री थे, तो ये गए मिलने उनको मनमोहन सिंह को, मोदी जी। वो बोले कि मैं हैरान हूँ कि मैं विपक्ष का नेता हूँ, मतलब मोदी कह रहे हैं, फिर भी मनमोहन सिंह ने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक कैसे किया। जब मैंने घड़ी पे देखा तो घड़ी पे 12 बजे हुए थे। आपको पता कि 12 बजने वाली टिप्पणी है जो पूरे सिख समुदाय को आप नीचा दिखाने के लिए करते हो। मोदी के ही समय में जब किसान आंदोलन था तो पंजाब के सिख किसानों को इन्होंने खालिस्तानी कहा, कभी माओवादी कहा, कभी कुछ कहा। अब सवाल है कि भाई क्या वो गलती नहीं थी? इनकी तरफ से बहुत कुछ होता रहा है। यदि इनके चट्ठे फरोले जाए तो बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो कोई सिख के कारण नहीं कहा था। वो तो सिंपल सी बात थी। मान लो कि मैं आपके साथ गद्दारी करूंगा तो आप कहोगे कि शिवेंद्र भाई ये आपने ये तो गद्दारी कर ली, अब भाई मेरे साथ जोड़ के मेरा पूरा धर्म थोड़ी ना हो जाएगा। ये मतलब एक ड्रामेबाजी है। बीजेपी को ड्रामेबाजी करनी अच्छी से आती है, नरेंद्र मोदी साहब को बहुत अच्छे से आती है। सो वो ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोग उस ड्रामे को स्वीकार नहीं कर रहे, तो मजाक उड़ा रहे हैं इनका। ये बिट्टू का सहारा लेके सिख पत्ता खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन मूर्खों को ये नहीं पता कि भाई बिट्टू की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं पंजाब में। बिट्टू को वहाँ कोई अच्छा करैक्टर नहीं माना जाता, नेता नहीं माना जाता। आपका नाम शिव और इंदर है, शिव भी है इंदर भी है और आप उर्दू के इतने शब्द बोल रहे हैं और हाँ। एक यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कठमुल्लों की भाषा बोल रहे हैं। उर्दू है ना, उर्दू का हमारा पंजाबी से बहुत गहरा रिश्ता है। हमारे बहुत सारे शब्द हैं, लफ्ज़ हैं जो हम उर्दू से आते हैं। जैसे तवज्जो देनी, ऐसे शब्द आम ही हैं, अभी भी बोले जाते हैं। पंजाब से कई खबरें आई हैं सिख लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें दी हैं मस्जिदों के लिए। बिल्कुल सच है। अभी नहीं, काफ़ी टाइम से हो रही है। मुसलमान भी सिखों के साथ खड़ते हैं। जो आप देखिए कि बाढ़ आई थी पंजाब में, मलेरकोटला के मुसलमानों ने लगातार सिखों का साथ दिया। वो जितने भी बेचारे, हालांकि वो कोई ज़्यादा अमीर नहीं है वहाँ के, फिर भी उन्होंने कहा जितने हैं। आज जब हिंदुस्तान पूरा एक ऐसे दौर में है कि जब एक ख़ास कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को सोच समझ के निशाना बनाया जा रहा है। मतलब मुस्लिम मर्दों को तो ऐसे पेश किया जाता है ना कि जैसे वो कोई खूंखार किस्म के हैं। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी काफ़ी सचेत हुई है। इन्होंने किसानों को आपस में लड़वाने की भी कोशिश की है, उस आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की है कि दोबारा उस तरह का आंदोलन ना खड़ा हो सके। गन कल्चर, ये गैंग वॉर, ये सब पंजाब में है, क्या है ये चीज़ें? वहाँ भी ऐसी साजिशें हो रही है कि पंजाब को पंजाब ना बनाए रखा जाए, उनको पंजाब की भी शक्ल बदली जाए। आपका कैसे
फैल गया और जीत गई आप पार्टी आम में। आदमी पार्टी। जी। जो लोग थे वो दूसरी पारंपरिक पार्टियों से दुखी थे, तंग थे। दिल्ली में जैसे हुआ ना भी एक करप्शन मुक्त वगैरह, वो चीज़ पंजाब में भी चली भी, ऐसा कोई पार्टी आएगी। इन्होंने सब्जबाग बहुत दिखाए, 22 में इनको 20 सीटें दी विधानसभा में। तो दिख ही रहा था। किसान आंदोलन भी एक थोड़ा सा कारण रहा मुझे लगता है। जितनी भी पारंपरिक पार्टी हैं उन्होंने हमें तबाह किया है, इनसे अपना दामन बचाओ। तो आम वालों ने कह दिया, आप वालों ने, भैया हम तो पारंपरिक नहीं है। एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को। तो ये वो चीज़ को कैश कर गए। इन्होंने जो सब्ज बाग दिखाए थे, हरे हरे बाग दिखाए थे, तो वो लोगों को लगा कि यार ये तो वैसे ही हमारे साथ छल होगी। इतनी भी हमारी जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं, इनका कोई विचारधारा तो है ही नहीं। यदि विचारधारा होती तो हिंदुस्तान का ये हाल ना होता। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जैसा कि इस वक्त देश का माहौल चल रहा है, हर तरफ नफ़रत की आग जली हुई है। ऐसे में एक सूबा, एक राज्य जिससे इस तरह की नफ़रत की खबरें नहीं आती हैं, वो पंजाब है। हमने इस पर पहले भी स्टोरी की है। तो आप लोगों ने हमसे कहा कि पंजाब में ऐसी क्या खासियत है कि जहाँ पर इतना पावरफुल एनजीओ, इतना पावरफुल संगठन आरएसएस अपनी जड़ें नहीं जमा पा रहा। और फिर आप में से कई लोगों ने हमें मेल किया, कहा कि शिव इंदर जी को बुलाइए और हमको समझाइए कि पंजाब कैसे बचा हुआ है। तो देखिए, आप लोगों ने कहा और ये रहे आपके साथ आप सबके प्यारे शिव इंदर जी। बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए, और आप इतनी दूर पंजाब से आए हैं हमसे मिलने के लिए, इसके लिए आपको डबल शुक्रिया। शुक्रिया हैदर, आपने इतनी मोहब्बत के साथ बुलाया। तो वो है हमारे पंजाबी की एक ना गाना है कि सद्दी हुई मित्रां दी में पैर जुती ना पावां। मतलब जब दोस्तों ने बुलाया तो मैं बिना जूते पाए ही भागा भागा हूँ। तो फिर मैं जूते पा के आया हूँ, लेकिन तो शुक्रिया बहुत बहुत। अगर हम लोग शुरुआत करें तो अभी संसद से ही शुरुआत करते हैं। रणवीर सिंह आयो जी कहने लगे भाई उनको राहुल गांधी ने गद्दार कह दिया, और उनको गद्दार कहने का मतलब कि सारे सिख समाज को गद्दार कह दिया। इस तरह से सब लोग इकट्ठा हो गए भाजपा के लोग। तो ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, मैं किस तरह से देख रहा हूँ ये तो बिल्कुल अलग मसला है, लेकिन इसको पंजाब कैसे देख रहा है। आप देखिए कि लोग कह रहे हैं कि रवनीत बिट्टू एमपी है, भाजपा कह रही है जी वो सिख एमपी है। तो पंजाब वाले, आप सोशल मीडिया पे यदि किसी को पंजाबी आती होगी तो लोगों के कमेंट्स पढ़िए। लोग कह रहे हैं कि हम तो रवनीत बिट्टू को सिख ही नहीं मानते, ये तो रवनीत बिट्टू ही गद्दार है। रवनीत बिट्टू के दादा का रिश्ता है, जो क्योंकि पंजाब में जब सूरत हाल अच्छी थी उनकी भूमिका अच्छी नहीं थी, भले ही वो कांग्रेस के थे, वो उसको याद करते। रवनीत बिट्टू को की स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, जब उसने कहा कि मैं तो पाग बांधनी ही, मुझे को राहुल ने प्रेरित किया पाग बांधने के लिए। तो वो बोले कि फिर अब वो कैसा हो गया। किसान आंदोलन के समय रवनीत बिट्टू गाली निकालते थे। ये एक्चुअली ये डकवंजबाजी है। मेरे पास समय समय पर बीजेपी की ऐसी कोशिश होती है, जो स्टेट नज़दीक आ जाती है, अब बंगाल आ गई, बंगाल से ऐसे कुछ निकालेंगे। पंजाब में भी जल्दी इलेक्शन आने वाली है, पंजाब से भी मेरे पास ऐसे कितने चिट्ठे पड़े हुए हैं, चिट्ठे हैं इनके, कि जिसमें से इन्होंने सिखों को क्या क्या नहीं बोला। और छोड़िए, नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने भी, एक तो जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो वहाँ कच्छ के सिखों को लगातार तंग किया गया, उनकी ज़मीनें एक खास कानून के तहत खोने की कोशिश की गई। वो केस जीत भी गए अपना हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट भी चले गए वो जनाब, उनकी हुकूमत। और गुजराती सिखों का कहना था कि ये हमें शरेआम कहते थे कि आप हमें वोट नहीं डालते, पंजाब में हम आपकी बात क्यों सुने, पंजाब में तो आप हमारा विरोध प्रदर्शन करते हो, फिर हम आपकी बात क्यों सुने। ये मोदी जी के शब्द हैं उनके लिए, मैंने उसको कवर भी किया हुआ है अपनी स्टोरीज में। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह, जो कि आपको पता है कि पहले सिख प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह को एक बार इन्होंने शिखंडी कहा था। आपको पता है कि शिखंडी का मतलब खुसरा होता है, तो महाभारत में कैरेक्टर भी है। तो इसी तरह एक बार मनमोहन सिंह को 12 बजने वाली बात कही थी। वो मैं आपको थोड़ा याद करवा देता हूँ। ये गुजरात के जनाब मुख्यमंत्री थे, तो ये गए मिलने उनको मनमोहन सिंह को, मोदी जी।
वो बोले कि मैं हैरान हूँ कि मैं विपक्ष का नेता हूँ, मतलब मोदी कह रहे हैं, फिर भी मनमोहन सिंह ने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक कैसे किया। जब मैंने घड़ी पे देखा तो घड़ी पे 12 बजे हुए थे। आपको पता कि 12 बजने वाली टिप्पणी है जो पूरे सिख समुदाय को आप नीचा दिखाने के लिए करते हो। अच्छा, प्रधानमंत्री बन के भी इन्होंने रेनकोट वाली बात की थी। तो इसी तरह और बहुत सारी बातें, जैसे इस मोदी के ही समय में जब किसान आंदोलन था तो पंजाब के सिख किसानों को इन्होंने खालिस्तानी कहा, कभी माओवादी कहा, कभी कुछ कहा। अब सवाल है कि भाई क्या वो गलती नहीं थी? अच्छा, इससे भी बड़े बड़े चट्ठे इनका वो था जो इसका मेनका गांधी का बेटा था, जब वो मेंबर पार्लियामेंट था, तो उस समय ये पीलीभीत से चुनाव लड़ता था। इसने कुछ गाली निकाली अपने विरोधियों को, उसमें एक विरोधी सिख भी था। इसी तरह इनका हरियाणा का मंत्री एक बहुत बोलने वाला है, उसने 19 की इलेक्शन के टाइम में भी एक सिखों को गाली निकाली थी, वो मैंने कोट किया हुआ था, कैरवान वाले पीस में भी कोट था। इसी तरह इनकी तरफ से बहुत कुछ होता रहा है। यदि इनके चट्ठे फरोले जाए तो बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो कोई सिख के कारण नहीं कहा था, वो तो सिंपल सी बात थी। मान लो कि मैं आपके साथ गद्दारी करूंगा तो आप कहोगे कि शिवेंद्र भाई ये आपने ये तो गद्दारी कर ली, अब भाई मेरे साथ जोड़ के मैं मेरा पूरा धर्म थोड़ी ना हो जाएगा। उसने उसको गद्दार कहा। अभी गद्दार मित्र है मेरा, मतलब गद्दार मित्र वो ठीक है, उसकी पार्टी छोड़ के गया है, वो तो हम वैसे भी आम ही कहते हैं। सिख सिख को भी कह देगा यदि किसी ने किसी के साथ चीटिंग की है या और की है, या कोई मुस्लिम को कह देगा। बात ये थी कि राहुल के सामने भी सिख एमपी है उनकी पार्टी के थे, वो भी खड़े हुए थे। ये मतलब एक ड्रामेबाजी है। बीजेपी को ड्रामेबाजी करनी अच्छी से आती है, नरेंद्र मोदी साहब को बहुत अच्छे से आती है। सो वो ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोग उस ड्रामे को स्वीकार नहीं कर रहे, तो मजाक उड़ा रहे हैं इनका। मतलब कि पंजाब समझ रहा है, क्योंकि कल संसद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई एक सरदार को आपने गद्दार कह दिया, इसका वो लिया जाए। एक्चुअली ना उनको पता नहीं है, ये थोड़ा सा वही बात होगी कि पंजाब की जो नब्ज ये पहचानते नहीं। ये बिट्टू का सहारा लेके सिख पत्ता खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन मूर्खों को ये नहीं पता कि भाई बिट्टू की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं पंजाब में। बिट्टू तो लोकसभा में हारा हुआ है, हारे हुए बंदे को आपने राज्यसभा के थ्रू मंत्री बना दिया। बिट्टू को वहाँ कोई अच्छा करैक्टर नहीं माना जाता, नेता नहीं माना जाता, मतलब तो आप उसी का सहारा लेके, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने सीख लिया कि और स्टेट्स में कैसे करते हैं कि दूसरी पार्टियों से बंदों को पटाओ और फिर अपना ताकत बढ़ाओ। लेकिन पंजाब में ये चलता नहीं। आपने देखा कि इन्होंने कितनी सारी फौज तैयार कर ली पंजाब की, अलग कोई कांग्रेस से पटा लिया, कोई अकाली दल से पटा लिया, लेकिन सीट इनके को फिर भी नहीं मिल रही। कारण यही है कि पंजाब इस तरह नहीं चलता, कि क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं वो पहले ही अपने नेताओं को नखिद करार दे चुके हैं। मतलब पंजाब के लोग अपनी समझ के मुताबिक खुद फैसला लेते हैं। हालांकि ये नहीं कि पंजाब के बारे में भी प्रॉब्लम बहुत सारी है, वो वहाँ इनके द्वारा कई सारी चतुराई की जाती है, लेकिन जो फंडा दूसरे राज्यों में जो करते हैं वो पंजाब में अभी तक एज इट इज़ उस तरह कामयाब नहीं होता दिख रहा। तो यही गलती ये कर रहे हैं दोबारा। एक चीज़ हम ये भी समझेंगे कि देश भर में मुसलमान को एक दुश्मन सा बना दिया गया है। कहीं पर भी भाई ये टोपी दाढ़ी वाला दिखो और लोग फिर शुरू हो गए, ऊपर से चला, कहीं पर भी कोई दिखता है पिटता गरीब आदमी भी है। तो पंजाब में तो हिंदू माइनॉरिटी में तो उनको भी कुछ डर वर दिखा रखा। देखिए पंजाब का ना एक सिस्टम कुछ ऐसा है, यदि इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें, जब अंग्रेज़ पंजाब में आया तो पहले उसको समझ नहीं आई, क्योंकि तो आपको पता भी पहले तो कोई धर्म वगैरह उस तरह लोग नहीं थे। मतलब जब इन्होंने जनगणना शुरू की अंग्रेज़ ने, धर्म के नाम पे जो सीट्स वगैरह बनाई, तब लोगों में धर्म की चेतना हुई। तब वो जब अंग्रेज़ आके सर्वे करने लगा तो वो अपनी रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि मुझे पता नहीं लग रहा कि इस यहाँ हिंदू कौन है और सिख कौन है, और एक हिंदू सिख वाली रीति रिवाज भी कर रहा है और सिख हिंदू वाली भी करी जा रहा है। कमाल की बात है वो मुसलमानों के पीरों के पास भी चले जा रहे हैं, पीरों के मज़ारों पे भी जा रहे हैं। रुचिराम साहनी हमारे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हुए हैं पंजाबी के। रुचिराम साहनी अपने फादर के बारे में बताते हैं कि देखिए मेरे जो फादर थे सुबह सुबह उठ के वो मूर्ति पूजा करते थे, मूर्तियों को दूध से नहलाते थे। जिस दिन बीमार हो वो मुझे ये मेरी ड्यूटी लगाते थे भी तुम ये करो। लेकिन या इससे तो ये पता लगता है कि वो बहुत बड़े मूर्ति पूजक है।
पर दूसरी बात ये भी है, वो सुबह सुबह उठ के जपजी साहब और रहराज साहब भी करते थे, जो सिखों का जो पाठ है। मतलब ये एक फितरत रही है पंजाब की। इसी तरह पीरों को मानना, फ़कीरों को मानना, वो पता नहीं लगता था कि वो क्या है। एक तो ये हमारी परंपरा में पड़ा है। दूसरा बात जो अब की आपने पूछा एज इट इज़ क्या सूरत हाल है, वो चीज़ें पुरानी परंपरा की है। बाकी पंजाब की बौद्धिकता क्रांति में जो दो गुरबानी और सूफ़ी मत, गुरबानी और सूफीज़म का बहुत प्रभाव है पंजाब में। उन्होंने दोनों ने विचारधाराओं ने लोगों को जोड़ना सिखाया है। उसके बाद फिर आइए मूवमेंट्स, जितनी लेफ़्ट मूवमेंट चली, गदर मूवमेंट चली, भगत सिंह और शहीद उनकी विचारधारा रशियन इनकलाब से जो प्रभावित थे, वो भी लगभग लोगों को जोड़ने की। पंजाब में अभी भी जो मास मूवमेंट काफ़ी कामयाब है। जहाँ जहाँ मास मूवमेंट आपको ताकतवर दिखाई देती है, वहाँ उस तरह का तनाव नहीं होता। मतलब ये नहीं कि पंजाब बिल्कुल फ़िरका परस्ती से दूर है, ये भी कुछ है नहीं, ऐसा नहीं। हमने 80 के दशक में देखा, खालिस्तानी तहरीक देखी, और भी तो भी लोगों के विरोध में उस तरह नहीं खड़े हुए। स्टेट की कोशिशें रही है, अब भी है। अब भी कुछ आरएसएस वगैरह जो और ये काम करते हैं कि सिखों में ऐसा वर्ग पैदा किया जाए जो दिखने में रेडिकल लगे, खालिस्तानी लगे, लेकिन एजेंडा उनका सेट करे। मतलब उनकी एक्टिविटी से जो है वो हिंदू डर जाए, तो वो डराने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2019 में एक द क्विंट में स्टोरी छपी थी कि पंजाब में 5% लोग ही नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। अब पंजाब में आबादी हिंदुओं की कितनी है? 40% है। अब मान लीजिए कि 5 के 5 हिंदू ही करते, तो 35 तो फिर भी नहीं करते हिंदू में से। तो अब खैर वो बड़ा होगा, क्योंकि इस बार जो लोकसभा इलेक्शन में थोड़ी सी वोट बड़ी है, वो बीजेपी की वोट बड़ी है, सीट नहीं। तो वो तो मान लीजिए 7 होगी 10 होगी, पर लेकिन 30 तो फिर भी नहीं करते ना। ये एक तो ये चक्कर है। अब पंजाब में ये कहानी ये है कि किसान आंदोलन के बाद काफ़ी सारी साजिश हो रही है। सिखों को भी थोड़ा, सिखों में भी एक ऐसा वर्ग पैदा किया जाए जिसका थोड़ा सा आपको अकल के साथ ज़्यादा रिश्ता ना लगे, अग्रेसिव लगे। या सिखों में कई सारे ग्रुप्स पैदा कर दिए जाए जो उनके ही बीजेपी के या संघ के नैरेटिव को इंडायरेक्ट तरीके से फॉलो करते दिखाई दे। मतलब डायरेक्ट नहीं, इंडायरेक्ट। मतलब मान लीजिए वो कोई खालिस्तानी नज़र आए तो उससे हिंदू डर जाएंगे। या फिर आप ऐसी बातें कहना भी जी क्रिश्चियन हमारे लिए खतरनाक है, जाए बीच बीच में एक दो सिख नेता मुसलमानों की भी बात कर देते हैं। वो अभी 2-3 साल से शुरू हुआ है। वो सारी गेम है कि किसान आंदोलन जैसा दोबारा कोई बड़ा आंदोलन ना खड़ा हो, फिर वो पोलराइज करने की कोशिश होती है। लेकिन बड़ी जो सोसाइटी है अभी भी इसी तरह ही है। आपने देखा कि जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तो पंजाब में से एक बहुत बड़ी आवाज़ खड़ी हुई थी सीए के प्रोटेस्ट में। मलेरकोटला में जाके जन संगठनों ने एक बड़ी रैली की। अच्छा, पंजाब की ये मास मूवमेंट के कारण ही है, एक भाईचारक साज के कारण ही। जब कश्मीर में 370 को मनसूख किया गया, उस समय पंजाब ही वाहद एक स्टेट था जो कश्मीर के पक्ष में बोला था। वहाँ फिर सरकार ने उनको एक बड़ा आंदोलन करने की कोशिश थी अपना मोहाली में। तो वहाँ उसको मैंने रिपोर्ट किया था न्यूज़ क्लिक के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं मोहाली, उनको रोका जाए। हुआ क्या कि वो गवर्नमेंट को ही उल्टा पड़ गया। वो 45 जगह में खिलर गया आंदोलन। मतलब जहाँ एक जगह होना था वो 45 जगह हो गया। सो इस तरह जो चीज़ें पंजाब में है, मुझे लगता है कि इसमें उनकी पंजाब की जो साजी विरासत है वो, और जो एक प्रोटेस्ट की खसलत है पंजाब की, वो चीज़ें अभी पंजाब को थोड़ा पंजाब बनाए रखने की कोशिश करती रही है। आपका नाम शिव और इंदर है, शिव भी है इंदर भी है, और आप उर्दू के इतने शब्द बोल रहे हैं, और हाँ। एक यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कठमुल्लों की भाषा बोल रहे हैं। ये ना हैदर ऐसा है कि मेरा नाम शिविंदर जो है ना, वो मैंने खुद ही रखा हुआ है। एक्चुअली मेरा नाम सविंदर है, वो भी वही है जो मैंने तो, मुझे था भी मेरा थोड़ा नाम डिफरेंट है, एक दो लोगों के साथ मिलता था, तो मैंने इसको शिविंदर, शिव मतलब हिंदुस्तानी फ़लसफ़े के 2 सीरियस देवते। तो लेकिन जो उर्दू है ना, उर्दू का हमारा पंजाबी से बहुत गहरा रिश्ता है। हमारे बहुत सारे शब्द हैं, लफ्ज़ हैं जो हम उर्दू से आते हैं। जैसे तवज्जो देनी, ऐसे शब्द आम ही है, अभी भी बोले जाते हैं। लेकिन 47 से पहले तो ये बहुत ज़्यादा थे। वो हुआ भी क्या, हमारे पूरे हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान बड़े सगीर में ये हुआ कि एक सोची समझी साजिश के तहत जब पाकिस्तान की ओर से हिंदी और संस्कृति के शब्द ख़त्म किए गए, लेकिन फिर भी नूरजहाँ अपने कई गानों में मेरे मन मंदिर के देवता कह देती है। और हमारे हिंदुस्तान में
60 तक 70 तक भी जो हिंदी फिल्मों में उर्दू शब्द बोले जाते थे, धीरे धीरे हमने भी ख़त्म किए। एक तो पंजाबी में वैसे ही उर्दू होते हैं, एक मेरी अपनी पॉलिटिक्स भी है कि मैं उन शब्दों को रखूं, मैं अपनी ज़ुबान में बोलूं वो लफ्ज़ों को, तो मैं उन लफ्ज़ों को जानबूझ के, मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उससे बोलता हूँ। उससे इन शब्दों से आपकी ज़ुबान रिच भी होती है, अच्छी होती है। हाँ, धक्के से नहीं बोलने चाहिए, धक्के से फिर आप, यदि मैं पंजाबी में धक्के से उर्दू या फ़ारसी के लफ्ज़ घुसेड़ने की कोशिश करूँ तो वो सत्यानाश होगा। लेकिन जो खूब अपने आप चल के आते हैं, डांस करके आते हैं, उनको आने दीजिए। हम आपसे बात करेंगे, पहले हम एक बात और समझ लें। अभी वक्फ का चल रहा है, हर जगह मस्जिदों पर ये बातें हो रही हैं, बुलडोज़र भी चलने लगा है। लेकिन पंजाब से कई खबरें आई हैं, सिख लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें दी हैं मस्जिदों के लिए। बिल्कुल, ये सच है। अभी नहीं, काफ़ी टाइम से हो रही है। वो कारण ये है कि देखो, पंजाब में एक तो वही चीज़ है जो कल्चरल ये आप है जुड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि मुसलमान भी सिखों के साथ खड़ते हैं। जो आप देखिए कि बाढ़ आई थी पंजाब में, मलेरकोटला के मुसलमानों ने लगातार सिखों का साथ दिया। वो जितने भी बेचारे, हालांकि वो कोई ज़्यादा अमीर नहीं है वहाँ के, फिर भी उन्होंने कहा जितने हैं। फिर यूपी से मुस्लिम आए और आए, क्योंकि उसका कारण ये था कि पहले जो सीए में इन्होंने देखा भी सिखों ने हमारा साथ दिया। ये एक साज बनी हुई है। मुझे लगता है कि आज जब हिंदुस्तान पूरा एक ऐसे दौर में है कि जब एक ख़ास कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को सोच समझ के निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम मानों को तो बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि उसमें भी यदि हम जेंडर के एंगल से देखें तो मुस्लिम मर्दों को, मतलब मुस्लिम मर्दों को तो ऐसे पेश किया जाता है ना कि जैसे वो कोई खूंखार किस्म के हैं। मतलब भी हिंदू औरतों को जी आपने संभालना है, मतलब उनसे सुरक्षित करना है, तो मतलब पता नहीं वो ऐसे खूंखार है। या फिर हिंदू औरतों को ही आपने इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि कोई चश्मा लगा के, बाल चौपड़ के आपकी हिंदू औरत को पटा लेगा। इसका मतलब आप समझते ही नहीं हो, भावनाओं को ही नहीं समझते हैं, मतलब आप औरत को भी नहीं समझते हो। सो मुझे लगता है कि इस हालत में जब माइनॉरिटी को इस तरह पेश किया जाता है एक को, क्योंकि सिखों ने पहले 84 में भी देखा हुआ था, वो झेला हुआ है, तो एक तो वो भी चीज़ है। दूसरा मुझे लगता है कि ये हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो यदि हमने किसी फासिस्ट ताकत से लड़ना है ना, वो लड़ाई इकट्ठे होके होगी। उसमें हर एक का योगदान होगा, माइनॉरिटी का भी होगा, जो लिबरल हिंदू है उसका भी योगदान होगा, और जो दबा कुचला तबका है उसका भी होगा। ये मुझे लगता है कि ये सीख काफ़ी हद तक हम पंजाब से ले सकते हैं। फिर हम ये भी समझेंगे कि अभी किसानों का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भारी मात्रा से कहा गया था कनाडा से सपोर्ट हो रही है, खालिस्तानी है, फिर हटा दिया गया, फिर प्रधानमंत्री ने कानून भी वापस ले। अभी क्या चल रहा है किसानों का पंजाब? अभी जो आपने देखिए कि जो अमेरिका के साथ इन्होंने अभी हुआ है सारा, उसके साथ तो अभी संयुक्त किसान मोर्चा का अभी वो बयान आया है कि भाई आपने जो जिस तरह अमेरिका को आपने तो कोई टैरिफ नहीं लगाया, उन्होंने अभी भी आप पे लगाए हुए हैं। अच्छा, जो उन्होंने हटाया है वो भी क्या है शर्तें भी, आप यहाँ से तेल नहीं लेंगे, वहाँ से नहीं लेंगे, उनके मुताबिक चलेंगे। तो जो अभी जो इन्होंने ये किया है उससे खेती बुरी तरह प्रभावित होगी। यदि आपने खेती को इस तरह प्रभावित किया, हालांकि पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन जो अमेरिका दिखा रहा है, अमेरिकी गवर्नमेंट दिखा रही है, उसमें तो साफ है कि खेती मुतासर होगी। तो इसीलिए किसानों ने कहा कि भैया याद रखो, फिर उतना बड़ा ही आंदोलन फिर करेंगे हम। तो किसानों ने तो चेतावनी दे दी है, अब आके जाके देखना होगा, क्योंकि जब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी तो क्या होगा। लेकिन इन्होंने एक कोशिश की है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद बीजेपी काफ़ी सचेत हुई है। इन्होंने किसानों को आपस में लड़वाने की भी कोशिश की है, उस आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की है कि दोबारा उस तरह का आंदोलन ना खड़ा हो सके। वो मूवमेंट अभी काफ़ी सारी चीज़ों से जूझ रही है, किसान मूवमेंट, लेकिन अभी भी किसानों का एक अपना वर्चस्व है, अपनी एक ताकत है पंजाब में। क्योंकि सिविल सोसाइटी के एंगल से भी यदि हम कोई बड़ी मूवमेंट के तौर पे देखें तो किसान पंजाब में अभी भी बहुत बड़ी मूवमेंट है, और वो सिर्फ इतनी ताकत रखते हैं कि और जो समुदाय हैं और तबके हैं, मज़दूर है, खेत मज़दूर है, या कोई मुलाजिम है, उनको अपने साथ लेने की भी वो ताकत रखते हैं कि उनको अपने साथ लेके, जैसे किसान आंदोलन के समय में जितना भी तबका था सारे एकदम इकट्ठे हो गए थे, अपना सब कुछ भूल के वो एक पंजाबी की भावना के साथ इकट्ठे हुए, फिर उसी भावना ने दूसरे मुल्क को भी इकट्ठा किया। वो चीज़ तो कहीं ना कहीं अभी भी वो रखते हैं इस तरह की। हम लोगों ने पढ़ा ही होगा, आपका आर्टिकल आपने सिद्धू मूसा वाले पर लिखा हुआ था। हाँ।
तो ये गन कल्चर, ये गैंग वॉर, ये सब पंजाब में है, क्या है ये चीज़ों का? नहीं, पंजाब में ऐसे हैं कि यदि हम पंजाब में ना इसको यदि समझना हो, जी पंजाब में एक समय कई सारी धाराएं चलती है, जैसे प्रोग्रेसिव धारा है गुरबानी की, सूफी मत की, तो साथ साथ पंजाब में फ्यूडलिज्म भी बहुत है, पैट्रियार्की वाला लक्षण भी है, पुराना बैली कल्चर था, उसमें हथियारों की बात थी, पुराने बैली होते थे, वो हमारे पड़ा हुआ है, मतलब पहले ही पड़ा हुआ है। तो वहाँ से चलता चलता जो सिद्धू मूसेवाला तक सफ़र आ गया। बाकी बड़ी चीज़ है कि सिद्धू मूसेवाला आता है मालवा इलाके से, जो पंजाब का मालवा खित्ता है। तो हुआ कि पंजाब बंटने के बाद क्या हुआ, फिर पंजाब का दोबारा पुनर्निर्माण हुआ 66 में, जो न्यू पंजाब बना, हरियाणा उससे निकल गया। उसके बाद मालवा खित्ता बहुत बड़ा हो गया पंजाब में। पहले माझा बड़ा था, मालवे के बड़े होने के कारण क्या था कि मालवा का जो करैक्टर था ना, एक्चुअली मालवे का जो ज़्यादा हिस्सा है वो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के अंडर नहीं था, वो छोटी छोटी रियासतों के अंडर था। रियासतें अंग्रेज़ों की चाटुकार थी। वहाँ से जो नेता लोग निकले हैं, पॉलिटिकल नेता निकले हैं, वो आज़ादी मूवमेंट से नहीं निकले, वो अंग्रेज़ों के चाटुकार ही थे। मसलन कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराजा पटियाला था, प्रकाश सिंह बादल जागीरदार था, हरचरण सिंह ब्राड पैसे वाले था, ये सारे वो उसी तरह के निकले हैं। तो इसी तरह उनका कल्चर भी ऐसा ही था, वही जगीरू कल्चर था, सामंती कल्चर था, घोड़ियाँ तलवारों का जिक्र करना, वो चीज़ें, वही जो जगीरू चकाचौंध है वो पंजाब के गानों में पहले भी थी। पंजाब के में ऐसे कई सारे किस्से लिखे गए हैं जिसमें मर्दानवी धौंस है, औरत को नीचा दिखाना है, गन कल्चर है। बस उसी चीज़ को ही सिद्धू मूसेवाला ने कैश किया, तो वो थोड़ा सा नए रूप में उसने दे दिया, तो वो पॉपुलर हो गया। इससे थोड़ा सा ये भी है ना, पंजाब में जो पैट्रियार्की पड़ी है, जैसे वो एक गाने में कहता है कि साडे लाने जो ने सुच्चियां दे इत्थे मिर्जे ते रांझे नहीं जमदे। इसका मतलब कि हमारा जो खानदान है वो ज्योने और सुच्चे का है। जो ना एक डाकू था, सुच्चा सूरमा, इसलिए उसको सूरमा या शूरवीर कहते हैं कि उसने अपनी भाभी का कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसकी भाभी को किसी के साथ मोहब्बत थी। लेकिन ये हमारा ख़ानदान है, हमें रांझा और मिर्ज़ा नहीं चाहिए। अब रांझा मिर्ज़ा भैया क्यों नहीं चाहिए? मिर्ज़ा था वो मोहब्बत में बगावत का प्रतीक था, जो रांझा था, रांझा मोहब्बत का प्रतीक था, क्योंकि वो सॉफ्ट से मर्द है। आपने अपनी पैट्रियार्की दिखाने के लिए आपको नकली सा मर्द बनना पड़ेगा, भी हम तो मर्द हैं, फिर सॉफ्ट मर्द उसमें चलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई कि जो ना ये पैट्रियार्की है ना, मर्दवाद है, वो कहीं ना कहीं औरत का नहीं बल्कि मर्द का भी शोषण करता है। मान लो कि आपने सुना ही होगा कि यार मर्द कभी रोते हैं, मर्द अपनी फीलिंग को भी उसमें छुपाता है। ये मर्द को ही एहसास नहीं कि मर्दवाद मर्द का ही शोषण कर रहा है। तो इस तरह ये गाना बहुत फूड किस्म के गाने हैं, ये फूड किस्म के गाने चल रहे हैं। एक्चुअली मालवा खित्ते की एक और भी खासियत है, मालवा में ना बहुत समय एक ही तरह, जैसे दुआबा तो चला गया विदेशों में, माझा थोड़ा सिक्खी प्रभाव का था, उसमें वो चीज़ अलग थी। मालवा जो बड़ा है, वो मुझे लगता है यदि हम वैचारिक युद्ध देखें तो वो मालवा में ही हो रहा है। एक तरफ तो आप बठिंडा में गए थे, लिटरेचर फेस्टिवल भी देखा, लिटरेचर फेस्टिवल भी वहीं हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब में लिटरेचर है वो मालवा में पढ़ा जा रहा है। अच्छा, किसान आंदोलन भी, जहाँ और आंदोलन, जितनी मूवमेंट है, लेफ्ट मूवमेंट है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, वो सारी मालवा में है। अच्छा, इस तरह के सिद्धू मूसेवाला टाइप के गाने भी वहाँ हैं। मुझे लगता है कि जो वैचारिक युद्ध है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए, वो भी मालवा में आ रही है। हालांकि अब तो पूरे पंजाब में नहीं, लेकिन मालवा में एक्टिव है। उनका विरोध में किसान आंदोलन दिखेगा। इस तरह की गायकी, संगीत दिख रहा है। उसके विरोध में आपको बुक कल्चर या बुक फेयर ये है। मतलब पंजाब एक वैचारिक तौर पे जो पंजाब का सबसे ज़्यादा तपता हुआ इलाका है, यहाँ युद्ध हो रहा है, वो मालवा ही है। मतलब मुझे लगता है वो ये इसकी खासियत भी है मालवा की। तो ऐसे में तो आरएसएस संघ के पास बहुत स्कोप है कैप्चर करने का, लेकिन वो कर भी रहे हैं ना। वो है, क्योंकि देखो पिछले समय में ये जो मीडिया आया पंजाब में, डिजिटल मीडिया, और इसका स्वरूप उसी तरह ही है जैसे हिंदुस्तान में हमने देखा कि इनका राइट विंग स्वरूप है। इसी पंजाब के जो डिजिटल मीडिया का स्वरूप आपको राइट विंग दिख रहा है, वो सिख रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इससे बड़ा उनको ही नहीं बल्कि पैट्रियार्की या सामंती वैल्यू सिस्टम को भी। पिछले दिनों एक हमारी छोटी सी को पहले रियासत होती थी, नाबा रियासत, उसके छोटे से बच्चे को शायद उसकी ताजपोशी की गई,
उसको ऐसे सेलिब्रेट किया गया, किसी महाराज को किया गया, फिर उसको सिक्खी के साथ जोड़ दिया गया। अब हमें नहीं पता कि राजे का सिक्खी के साथ क्या लेना देना हुआ, ठीक है। तो इसी तरह की कुछ और बातें, तो ये जो हमारे ना हायरार्की में पड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको वो उसी तरह ही लोगों की माइंडसेट में लाने की कोशिश कर रहा है ये मीडिया, कि लोगों को दोबारा पुरातनता के साथ, वो चीज़ों के साथ जोड़ा जाए, पुरातनता के नाम पे उनको गैर लोकतंत्री बनाया जाए, उनके अंदर भरा जाए। अब जहाँ गैर लोकतंत्री बातें होगी, अब जो ऐसी रवायतों के साथ जोड़ा जाएगा, वहाँ संघ भी अपनी स्पेस बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। ये युद्ध है। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपने प्योर लिटरेचर देखना हो, गुरबानी का देखना हो, गुरबानी इसकी मुखालफत में खड़ी है, जो सूफीज़म मुखालफत में खड़ा है। अब पंजाबियों ने किसको चुनना है, मतलब वो अपनी वो दकियानुसी जो बातें उनको परोसी जा रही है डिजिटल मीडिया। मेरी स्टोरी पढ़ने वाली है, मैंने कैरवान में अभी पंजाब के यूट्यूब मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे की है, उसमें इन बातों का भी उल्लेख है। तो पंजाबी ने उधर जाना है या उधर जाना है, ये इसी तभी मैंने कहा कि पंजाब को हमें श्रद्धा के भाव से नहीं देखना चाहिए। ये ठीक है कि आज हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके मुकाबलतन पंजाब बहुत खूबसूरत है। पंजाब में मुस्लिम के लिए भी, औरों के लिए भी आवाज़ उठाता है, पर वहाँ भी ऐसी साजिशें हो रही है कि पंजाब को पंजाब ना बनाए रखा जाए, उनको पंजाब की भी शक्ल बदली जाए। अब पंजाब को पंजाब बनाए रखने के लिए जो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं, जो लोकाई की बात करती हैं, उनको एक बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। वो संघर्ष चल रहा है ज़मीन में। एक चीज़ ये भी बताइए, क्योंकि पंजाब का जिक्र हो रहा है, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी अगर देखा जाए तो पंजाब के ज़्यादातर अगर जो गरीब या निचला तबका है, डेरा और आश्रम पर ज़्यादा जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे वही चीज़ है कि जब ना धर्म पे कुछ लोग काबिज हो जाते हैं, हालांकि सिक्खी में जात पात की कोई जगह नहीं है, और लेकिन अभी भी हमने देखा कि एक समय था भी सिखों को, दलितों को गुरुद्वारे में नहीं एंटर होने दिया जाता था, जहाँ अभी भी भेदभाव रहता था। जब फिर वो जगह डेरे ने खोल ली, क्योंकि आप देखिए एक्चुअली इसको ऐसे भी समझा जा सकता है हैदर, ये बाकी धर्मों के एंगल से भी, इस्लाम के, हिंदू के, जो धर्म है, धर्म एक समंती कल्चर में पैदा हुई चीज़ है, उसमें वो वैल्यू सिस्टम आ ही जाएगा। भले ही वो धर्म के पैरोकार हैं, रहबर हैं, वो जितने भी अपने समय के प्रोग्रेसिव हो, लेकिन जो समंती सिस्टम में पैदा हुआ धर्म है, उसमें वही रूढ़िवाद आएगा ही आएगा। अब वो आता हमने देखा भी है। लेकिन जो डेरा होता है, डेरा कोई प्रोग्रेसिव नहीं होता, पर डेरा पैदा हुआ होता है अपना कैपिटलिस्ट कल्चर में, पूंजी के कल्चर में। डेरे ने आपको अपनी मार्केट चाहिए, उसको दलित भी चाहिए, उसको सो कॉल्ड ऊंची जात वाला भी चाहिए। चंगा भैया हम आपको जगह देते हैं, आओ। अब मान लो कि किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में किसी दलित को एंटर नहीं किया जाता, डेरे ने कहा आ जाओ, तू तो हमारे भंगीदास है, आ जा। तो उसको क्या चाहिए, उसको आपने भंगीदास कह दिया, तो सिरसे वाले डेरे से या और डेरों से इसी तरह जुड़े हैं। ये इसीलिए हुआ था कि पंजाब में सिस्टम में वो चीज़ें पड़ी है। ये आप अच्छा, कई जगह ये हुआ है कि जैसे दुआबा का दलित विदेशों में गया, वहाँ जाके आपने गाने सुने होंगे कि पुत चमारदा फलाना, इस तरह के गाने आए, वो अपनी जात को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। लेकिन मालवा में कोई अपने आप को पुत चमारदा नहीं कहेगा, लेकिन क्योंकि मालवा में का हिसाब अलग है, वहाँ वो सामंती वैल्यू सिस्टम ज़्यादा है। वहाँ दुआबा का थोड़ा दलित पर बाहर चला गया, पैसे आ गए। पर मुझे वो लगता है कि जो ये गाने भी आए थे, हम पुत वाल्मीकि का जा इसका, तो वो भी एक्चुअली जटवाद की ही कॉपी है भी। जैसे जट गानों में जट आता है भी, जट का लड़का लड़कियों को छेड़ता है या लड़कियों के पीछे भागता है, वहाँ चमार का जहाँ और जात का पीछे भागता है, वो उसकी कॉपी है। लेकिन उसमें दलित की संवेदना, दलित की पीड़ा, वो सब गायब है। वो उसी की कॉपी है, वो भी आपको कोई अच्छी जगह नहीं लेके जाएगा। आप पत्रकारिता में क्यों हैं? पत्रकारिता में क्यों है, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने पूछ लिया मुझसे। क्योंकि देखो बचपन में तो मुझे किसी ने बताया था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है जो, वो राष्ट्रपति का है। मैं राष्ट्रपति बनना चाहता था। तो फिर धीरे धीरे आया कि नहीं भैया, ये ना जो नेता लोग हैं वो इसमें बड़ा है, वो तुम्हारे बस का रोग नहीं है। फिर मुझे लगा कि मेरे विचार थे कि मैं अपने विचार की फीलिंग को कैसे साझा करना। मैं लिखने बहुत छोटी उम्र में लग गया था। मैं 6ठी क्लास में मेरी पहली कविता छपी थी, पंजाबी के बहुत बड़े अखबार अजीत अखबार में, सुना होगा आपने नाम। फिर मैंने उसके बाद एकदम 9th में ना 10th में कविता की पंक्तियां कुछ यार वो कुछ नहीं, वो एक साइकिल पे लिखी थी मैंने अपने पे, मेरा साइकिल बड़ा है सोना घोड़े वांगू है भाईदा, ऐसे करके थी वो। तो 10th में मेरी छोटी कहानी छपी थी। उसके बाद फिर मेरा कॉलम छप गया। फिर मैं लिखने लगा। मुझे लगा कि
मैं अपनी जो जज्बात को प्रकट करने का ढंग है वो लिख के है, फिर लिख के धीरे धीरे ये हो गया। फिर मैं जब पाकिस्तानी पंजाब के साथ रेडियो के थ्रू जुड़ा तो मैंने कहा कि यार दोनों पंजाबों को जोड़ने के लिए मैं बड़ा एक अखबार खड़ा करूंगा जो दोनों पंजाबों में एक टाइम छपेगा पंजाबी में। तो ये बचपन की फीलिंग्स बड़ी बड़ी थी मेरी पत्रकारिता में। मुझे लगता है कि जो ना एक ढंग था अपने विचारों को प्रकट करने का, वो मुझे कुछ आता भी नहीं। अपना हैदर भाई, मुझे बोलने और लिखने के सिवा कुछ आता ही नहीं। फिर अब मैं क्या प्रोफेशन चुनता मैं। अब ये बताइए कि अब थोड़ी सी राजनीति की बात कर लें। हाँ। आपका कैसे फैल गया और जीत गई आप पार्टी में? आम आदमी हाँ पार्टी। जी। वैसे तो ये है कि इसका सिंपल सा जवाब यही है कि जो लोग थे वो दूसरी पारंपरिक पार्टियों से दुखी थे, तंग थे। उसकी जो उनका जो निराशा थी उसको आम आदमी पार्टी ने कैश किया, नंबर एक। लेकिन जब थोड़ा सा हम पीछे घूमते हैं, कहीं ना कहीं पंजाब में जो थर्ड फ्रंट वाली या थर्ड मोर्चे वाली एक चीज़ पड़ी थी पहले भी। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम बात करें 97 में अकाली दल ने शानदार जीत ली। अकाली दल भाजपा के गठबंधन ने अकाली दल 75 सीट्स, बीजेपी 18 सीट्स ली थी, कांग्रेस सिर्फ 14 सीट ली थी। ये तो बड़ी जीत थी। लेकिन इसके बाद 2002 के इलेक्शन हम देखें, 2002 के इलेक्शन में कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत कम सीट से सत्ता में आए। उस समय 9 आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। 9 आज़ाद उम्मीदवार का मतलब क्या होता है कि एक असंतुष्ट वोटर था आपके पास। अच्छा, फिर आप सीधा आ जाइए 1997 में भी 7 जीते थे, 2002 में 9 जीते। फिर उसके बाद आइए 2007 के इलेक्शन में, 7 में भी थर्ड फ्रंट की एक वोट रही थी, 5 मेंबर जीते थे। फिर आप आ जाइए मनप्रीत बादल ने 12 में अपनी पीपल्स पार्टी बनाई थी, उसको भी 5% वोट मिल गया था, 4% बसपा को मिल गया था, तो बाकी कुछ लाख लेफ्ट को मिल गया। 1,90,000 CPI को, CPM को 35,000 वगैरह। इसका मतलब क्या है, ये भी थर्ड फ्रंट चाहने वाला था। 14 में आ गई लोकसभा की इलेक्शन, आपने 4 सीट जीत ली। इससे ही सुगबुगाहट होने लगी। उनको लगा कि दिल्ली में जैसे हुआ ना भी एक करप्शन मुक्त वगैरह, वो चीज़ पंजाब में भी चली भी, ऐसा कोई पार्टी आएगी। इन्होंने सब्ज़बाग बहुत दिखाए। 22 में इनको 20 सीटें दी विधानसभा में। तो दिख ही रहा था। किसान आंदोलन भी एक थोड़ा सा कारण रहा मुझे लगता है। किसान आंदोलन को क्योंकि मैंने ग्राउंड में बहुत कवर किया, दिल्ली से ज़्यादा मैंने पंजाब से कवर किया। एक तो दिल्ली में चल रहा था, लेकिन जो पंजाब में एक्टिविटी हो रही थी, वहाँ से राशन पानी दिल्ली जा रहा था, कैसे जा रहा था, या जो अलग अलग मोर्चों पे भाषण हो रहे थे, वो भाषण क्या थे? भाषण थे कि जितनी भी पारंपरिक पार्टी हैं उन्होंने हमें तबाह किया है, इनसे अपना दामन बचाओ। तो आम वालों ने कह दिया, आप वालों ने, भैया हम तो पारंपरिक नहीं है। एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को, तो ये वो चीज़ को कैश कर गए। तो अब जो ये एक मौका मिला है, तो उससे अब सेटिस्फाई है पंजाब के? नहीं, पंजाब ना जल्दी, पंजाब की सूरत हाल ये है कि ये दिल मांगे मोर वाली है। पंजाब ये इन्होंने जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, हरे हरे बाग दिखाए थे, तो वो लोगों को लगा कि यार ये तो वैसे ही हमारे साथ छल होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुछ ऐसा स्टाइल है, फंक्शनिंग है, या इनको लगता है कि अभी भी केजरीवाल या लॉबी दिल्ली वाली पंजाब को अब डिक्टेट करती है। इन्होंने इनकी ये कुछ नया नहीं दे सके। अभी कहानी पंजाब की ऐसी है कि हमें जो डर भी लगता है। देखो, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो खुद अपने आई पे आ जाए तो प्रकाश सिंह बादल को भी इलेक्शन हरा सकता है, जैसे 22 में हराया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी हरा सकता है, क्योंकि यहाँ लोग फैसला करते हैं। वो नेता कुछ नहीं फिर रहता वहाँ, क्योंकि वहाँ चेंज चाहता है स्टेट। जब स्टेट चाहे चेंज चाहे कोई स्टेट, तो उसके मुताबिक वो चेंज ना आए, तो एक जो वैक्यूम पड़ा होता है ना, कई बार उस वैक्यूम को जहाँ तो कोई बहुत बड़ी छलांग लगती है प्रोग्रेसिव होने की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ, जहाँ यदि वो छलांग नहीं लगती, तो उस वैक्यूम में कई बार राइट विंग फोर्स अपना कब्जा कर लेती है। किसान आंदोलन में भी हमने थोड़ा सा देखा, उसके बाद देखा अमृतपाल वाला इंसिडेंट हो। हालांकि अभी उनके लिए उस तरह ज़मीन नहीं है, पर मैं इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की, कि यदि ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को सही अल्टरनेट नहीं मिलता, तो राइट विंग फोर्सेस उनको बरगला लेती है कि पंजाब के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। ये एक पत्रकार के तौर पर भी और एक पंजाबी के तौर पर भी मेरी चिंता रहती है।
तो ये अकाली बीजेपी का आपको क्या लग रहा है कि होगा गठजोड़? हो भी सकता है, क्योंकि देखो बीजेपी हालांकि अपना एजेंडा तो वो उसको पता है कि ये 27 में उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो लॉन्ग टाइम का सोच के चल रही है। पंजाब में भी लॉन्ग समय की मैं कोई अपना इन्वेस्ट करूं। अभी विक्रम मजीठिया आया है तो मीडिया में ये चर्चा आने लगी कि शायद इनका गठबंधन हो जाए। अब एक चीज़ नोट कीजिए, लोगों ने तो बीजेपी के हिंदू तबकों और को नहीं स्वीकारा, लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टियों ने कोई उनको चैलेंज करती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप देखिए, अकाली दल ने मजबूरी में गठबंधन तोड़ा था, किसान आंदोलन के टाइम तोड़ा था। पहले तो वो इन जो 3 कानून है, जब बिल है, पहले बिल थे, कानून तो बाद बने थे, वो बिलों को जस्टिफाई कर रहे थे। सुखबीर बादल, उनकी मोहतरमा बेगम, उनकी हरसिमरत कौर बादल और प्रकाश सिंह बादल को सामने लाया उन्होंने भी, देखो जी बादल साहब बोलिए, इनकी तारीफ कीजिए इन बिलों की। लेकिन जब लोगों की एक बड़ी मूवमेंट बन गई तो उनको ड्रामे करके वो करना पड़ा। लेकिन अब उसके बाद देखिए, एक वोट एक देश एक इलेक्शन के मामले में भी सुखबीर बादल ने पहले बीजेपी की सपोर्ट की, कई मामलों में की। अभी भी वो नरम सुर रख रहे हैं, उस तरह के नहीं कि उनके हिंदू तब को उस तरह चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी पार्टियों में भी जैसे कांग्रेस है और है, वो उस तरह जैसे आपको राहुल गांधी केंद्र में करता दिखाई दे रहा है, पंजाब का कोई लीडर ऐसा करता हुआ उस तरह का चैलेंज नहीं करता दिखा रहा। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल ही, कई बार हमें ये लगता है कि वो जो सो कॉल्ड नेशनलिज्म का फंडा बीजेपी चला रही है, उसी पे ही वो भी उसी तरह कर रही है जैसे कि 22 में इलेक्शन थी, इन्होंने भी तिरंगा यात्रा निकाली। मतलब बीजेपी निकालती, इन्होंने भी तिरंगा यात्रा निकाली, पर हैरानी की बात है, तिरंगा यात्रा गाँवों में नहीं निकाली, शहरों में निकाली, क्योंकि वहाँ हिंदू वोट लेने थे इन्होंने। तो भैया आपने यदि बीजेपी के उस जो नैरेटिव है उसको फेल करना है, तो उसके लिए आपको एक लकीर खींचनी पड़ेगी। वो लकीर नहीं खींच रहे, मतलब क्योंकि उसका कारण है, जितनी भी हमारी ये मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं, इनका कोई विचारधारा तो है ही नहीं। यदि विचारधारा होती तो हिंदुस्तान का ये हाल ना होता आज। तो अब लोगों पे ही है कि लोग अपना जो मुस्तकबिल का फैसला खुद कैसे कर रहे हैं, लेकिन इनका करैक्टर कोई भी नहीं है। कोई किधर टपूसी मार के चला जाएगा, कोई किधर चलेगा, देखा ही आपने, कोई किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ की जो नेता है ना, पॉलिटिकल पार्टियाँ पंजाब की मेन स्ट्रीम, वो नखित हैं। जो असली लड़ाई है वो मूवमेंट्स में किसान जहाँ और लोग तबके, जो जन संगठन है, वो असली लड़ाई लड़ रहे हैं। वही बीजेपी जो संघ के नैरेटिव को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा चुभते भी वही लोग हैं इनको। एक ये भी थोड़ा सा समझा दीजिए कि नशा ड्रग्स का क्या हाल है, क्योंकि अभी इन्होंने आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी कि पूरा खात्मा कर दिया जाएगा। ये जो ड्रामा था एक्चुअली, देखो उसमें क्या था कि आप जैसे ये योगी है, वो तस्करों के जिस सो कॉल्ड तस्कर है, ये गुंडे हैं, उनके मैं घर वो कर देता हूँ, मलिया मेट कर देता हूँ। उसी तरह ये भी करने लगे थे कि नशे वालों के हम कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। नशे की जड़ें कहाँ पड़ी है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। सीधी बात है कि आप एक तो सिंपल सा करने के लिए आप पाकिस्तान पे डाल देते हो, भी पाकिस्तान में है भाई, जो गाँव के अंदर बिकता है वो पाकिस्तान से थोड़ी ना आएगा। इसको नशे को हमेशा ही सियासी सरपरस्ती मिलती रही है। ये एक बाज़ार है, बिजनेस है, ये उस तरह चलता है, उस पर कोई हाथ नहीं रखेगा, ना ही रखता रहा है। अकाली सरकार के समय में भी वही था, बाद में भी वही था। ये मसले की जड़ें कहाँ हैं? आप सीरियसली हो के जड़ें नहीं फरोलोगे तो आप इसका हल नहीं ढूंढ सकते। सर, पाकिस्तान का जिक्र किया, पंजाब में हमने देखा है, और आप भी इतनी बार गए हैं, पंजाबियों का, पंजाब के रहने वालों को पाकिस्तानियों से क्या मोहब्बत है? ये मैं 2 बार गया हूँ। एक बार तो 2024 में गया हूँ, वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में, एज ए पंजाबी के अदीब के तौर पे गया हूँ। 2025 में मैं फैज़ फेस्टिवल में गया था, एज ए सहाफ़ी गया था। उस समय हमने एक प्रोग्राम था कि साउथ एशिया खिते में सहाफ़त के थ्रू, मतलब पत्रकारिता के थ्रू अच्छे रिश्ते कैसे कायम किए जाए। उसमें मैं था, मुनीज़ जहांगीर थी, जाहिद हुसैन साहब थे, और बीना सरवर थी। मुझे तो वहाँ मोहब्बत मिली ही। मैं कई बार लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ। जो आपका सवाल ये था कि देखो, दिल्ली बैठ के, जहाँ हिंदुस्तान के किसी और खिते में बैठ के ये कहना बड़ा आसान है, वहाँ वो दूरदर्शन और आकाशवाणी की खबरों की तरह लो जी और सबक सिखा देंगे, जंग लड़ गई, ये लग गई। पंजाब की ये खासियत है कि आप देखिए कि पंजाब सरहदी इलाका है। यदि कोई बम विस्फोट होगा, सब तो पहले पंजाब ही भुगतता है। लेकिन इसके बावजूद
चाहे ये वाली जो लड़ाई थी या ड्रामेबाजी थी, मैं तो ड्रामेबाजी ही कहूँगा दोनों मुल्कों की हुकूमतों की, या फिर इससे पहले जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था, पुलवामा वाला हुआ था, या और हुए थे। पंजाब में कभी ये नफ़रत का भाव नहीं था। जब हिंदुस्तान पूरे में ये आवाज़ उठती है भी पाकिस्तान को सबक सिखा दे, पंजाब में उठती है कि देखिए यदि जंग होगी तो नुकसान पंजाबियों का होगा, चाहे वो उधर वाले हो या इधर वाले। इसका बड़ा कारण ये है जो ना 47 में ना जो बंटवारा हुआ था उसको लोक मानसिकता ने नहीं कबूल किया था। आप देखिए कि हम 47 को कैसे याद करते हैं। मैं अपनी दादी से जब बातें सुनता था, वो कभी उन्होंने आज़ादी के तौर पे याद नहीं किया, उन्होंने वो 47 के तौर पे भी नहीं किया। वो हमें कहते थे कि वंड होगी, रौड़े हो गए, दंगे हो गए, हल्ले हो गए। ये सारे शब्द है वो ऐसे शब्द है जो कि दुखदाई शब्द है। हल्ले मतलब हमले हो गए, वंड होगी, हम बट गए, जदों हल्ले हुए, हल्ले हो गए, हमले हो गए, कत्लेआम हुआ। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं। दूसरी बात ये है कि लिटरेचर भी पंजाबी का भरा पड़ा है। वो लोक मानसिकता ने ना, जिन्होंने देखो पंजाबियों ने बड़ी हिजरत, 10 लाख पंजाबी, 10 लाख से ऊपर पंजाबी मारे गए थे दोनों तरफ से। अब तो आंकड़े कुछ ज़्यादा बता रहे हैं, जो नई रिसर्च है वो तो शायद 15 लाख तक भी कहती है, लेकिन मोटा मोटी 10 लाख पंजाबी मारे गए थे दोनों तरफ के, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे। और 1 करोड़ के करीब पंजाबियों ने हिजरत की थी। अब मैं ऐसे पंजाबी अदीब के तौर पे भी मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात कहना चाहता हूँ। जो मुस्लिम पंजाबी है, पाकिस्तान वाले जो पंजाबी राइटर है, जितने भी पंजाबी राइटर थे मुस्लिम, उनको लिए तो बंटवारा बहुत दुखदाई था। जैसे अहमद राही साहब आखिरी दम तक वो कहते रहे कि मुझे अमृतसर ले चलो, मुझे अमृतसर ले चलो। वो अपना उनका अमृतसर बैकग्राउंड थी। जहाँ अपना उस्ताद दामन जी ने कहा कि इन आज़ादियाँ हथों बर्बाद होना तो होए, तुसी भी होए असी भी हाँ, लाली अखियाँ चो पई दसती है रोए, तुसी भी होए असी भी हाँ। लेकिन जो यूपी से हिजरत करके पाकिस्तान गए थे, उनके लिए पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत सपना था। उनको ऐसा था जैसे इस्लाम में एक मुकद्दस जगह में जाने का कॉन्सेप्ट होता है, उनके लिए वो था। क्योंकि पंजाबियों ने शायद वो दुख सहा है, इसलिए पंजाबियों को लगता है कि यार ये अपनों को मारने वाली बात है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि दोनों तरफ के साहित्यकारों को, जैसे हमारे इधर वाले पंजाब के साहित्यकारों को वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उनको हमारे पढ़ाया जाता है। लिटरेचर की साँझ है, कल्चर की साँझ है। ये लिटरेचर कल्चर की साँझ, अब तो इंटरनेट आ गया, इससे और भी है, ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। और मुझे ये भी लगता है जो कि ब्रॉड डेमोक्रेसी होती है ना, वो अपने अंदर पे बहुत सारी चीज़ों को से सीखने की कोशिश करती है। जैसे आपको लड़ने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है ना, तो मोहब्बत के लिए भी एक बहाना चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे वाजपेयी साहब ने बस यात्रा शुरू की थी, तो प्रकाश सिंह बादल उस समय गए थे कि मैं पंजाबी हूँ, मैं भी इशू उठाने हैं। मान लीजिए कि आप आज आप लड़ना तो बहुत आसान है कि देखो जी पहलगाम हो गया, हम लड़ पे या और हो गए, लेकिन मोहब्बत करनी है, फिर आपको एक बहाना चाहिए होगा कि देखिए हमारा पंजाब एक खित्ता है, हमारे यहाँ के लोग शांति चाहते हैं, इसलिए हम भी शांति चाहते हैं। आज जैसे लड़ाई के लिए बहाना होता है, मोहब्बत के लिए भी बहाना होता है। तो मुझे लगता है आपने अपने डेमोक्रेसी के अंदर जो चीज़ें पढ़ी है उनको ऑन करना होता है। जो बड़ी डेमोक्रेसी होती है, ऑन करने के लिए मुझे लगता है जो दोनों तरफ के पंजाबी हैं वो दोनों मुल्कों के बेहतर संबंधों के लिए में एक अच्छा योगदान डाल सकते हैं। ठीक, अब ये भी जानेंगे आजकल इतिहास को नए तरीके से बताया जा रहा है। हर चीज़ का दोष नेहरू जी पर आ ही जाता है, घूम फिर कर गांधी जी पर भी कर जाता है। तो पंजाब के लोग इतिहास को किस तरह से देखते हैं? देखो कौन से इतिहास को, एक तो ये सवाल है। देखो ये तो इतिहास नहीं पढ़ा रहे, ये तो यूनिवर्सिटियों वगैरह में ये तो मिथ्यास पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तो मिथ्यास को इतिहास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिथ्यास होता है जो मंदिर का पंडित, गुरुद्वारे का भाई जी, जहाँ मस्जिद का मौलवी कहानियाँ सुनाता है, वो हिस्ट्री नहीं होती, हमें पता है। तो हिस्ट्री में तथ्य होते हैं, तो ये चाहते हैं कि तथ्य मुक्त कर दिया जाए। फिर अपना कोई भी बानी बोले उसको आप सतविस्मिल्लाह कह के, अब तो सतविस्मिल्लाह पे भी इतराज़ हो सकता है इनको, इन भी ये मतलब राम राम कह के उसको कबूल कर ले। पंजाब में भी जैसे चीज़ें होती है, मतलब कथाएं चलती है, उसी तरह वो सब कुछ है। लेकिन ये जो इतिहास सिखाना चाहते हैं अभी, वो इतिहास को तो पंजाब नहीं कबूल कर रहा। क्योंकि एक्चुअली ये ना, इनका तो इतिहास एक ही तरह का है ना, कि वो अपना इन्होंने सांचा फिट किया हुआ है उस तरह का। लेकिन इन्होंने सिखों के थ्रू एक और काम करने की ज़रूर कोशिश की थी। जो सिख गुरु साहिबान की
इंसानियत के लिए जो लड़ाई थी उनको इन्होंने एंटी मुस्लिम दिखाने की कोशिश की है, वो अभी तक तो सिखों ने कबूल नहीं की। इन फ्यूचर क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे कि आप दिल्ली में आपके वो यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक कहा कि हम सिख शूरवीरता का पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। अब शूरवीरता कोई इतिहास नहीं होता, क्योंकि जब हम कहते हैं कि शूरवीरता का सिलेबस पढ़ाएंगे, शूरवीरता में क्या होता है, मैंने आपको विलन बना लिया, मैं हीरो हूँ, मैंने आपके ऊपर चढ़ाई कर देनी है। ऐसा नहीं होता। इतिहास में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस होती है। इतिहास पूरी तरह सही नहीं होता, गलत नहीं होता। यदि गुरु साहब के मुग़लों के साथ ऐसे संबंध थे तो उसमें खूबसूरत अध्याय भी थे। जैसे कि जब वाक़या आता है, वो आम भी सिख पढ़ाते भी है कि ये शेरशाह सूरी से हमें हार गया था, गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद लेने गया था। अकबर ने अमरदास जी के पास जाके संगत में बैठ के लंगर छका था, पंगत में बैठ के छका, और अपनी ज़मीन भी वो अमृतसर वाली वो दी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी को पीर बुद्धू शाह उनके शागिर्द थे गुरु गोबिंद सिंह जी के। इसी तरह आप देखिए कि गनी खान नबी खान ने माछीवाड़ा में से गुरु साहब को बचाया था। निहंग खान गुरु जी का बहुत अच्छा था। साईं मियां मीर ने हरमंदिर साहब की नींव रखी थी। ये कितनी मतलब ऐसी बातें हैं जहाँ इनके मधुर संबंध दिखते हैं। और गहल सिंह छज्जल बड्डी हैं जो 47 में, जिन्होंने मुसलमानों को बचाते हुए खुद अपनी जान गंवा दी। उनको सिख कट्टरवादियों ने मार दिया था, ये कह के कि तुम इनको क्यों बचा रहे हो। वो उन्होंने कहा कि मैं इनको बचाऊंगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक ऐसे सूफ़ी थे, सूफ़ी मतलब वो आइडियोलॉजी को मानने वाले, जिन्होंने 47 में सिखों और हिंदुओं को बचाया था। ये अध्याय हैं, ये तो इतिहास ही बताएगा ना, ये कोई शूरवीरता वाले नहीं बताएंगे। चलते चलते आपके मोहब्बत के मैंने काफ़ी वीडियो देखे। 13 साल की उम्र से आपने इमरान खान से मोहब्बत कर ली। ये सब क्या कहानियाँ हैं? अच्छा नहीं, अब मुझे नहीं पता कि वो बालपन की लड़कपन की किस्सा सुनना चाहते हैं कि मोहब्बत के तो कई सारे किस्से हो सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको वो वाक़या शायद सुनना चाहते हैं। वो तो ये था कि लाहौर रेडियो से मेरा जो जुड़ाव हुआ वो कुछ ऐसे हुआ कि मैंने अपना तायाजी का रेडियो का बटन घुमाते घुमाते वो लाहौर लग गया। तो मैंने अपने तायाजी से पूछा कि तायाजी ये लाहौर में बंदा पाकिस्तान में पंजाबी बोल रहा है। तो तायाजी का एक स्टूपिड सा जवाब था, वो बेटा हम 47 में ना हमारे कुछ सिख वहाँ रह गए थे, उनमें से कोई होगा। तो मेरे बापू ने, पिताजी ने भी ऐसा कहा। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है भी, हर कोई जो सिख वहाँ मुसलमान बन के वो लाहौर रेडियो भी क्यों बोलता है। तो मेरे फूफा जी ने समझाया, जो कि पंजाबी के बहुत बड़े अदीब थे, बच्चों के राइटर थे, कि पहली बात सिख मैंने पंजाबी नहीं होता। पंजाबी एक कौम होती है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी, सिख भी है। जो तुम्हारे वाला पंजाब है वो छोटा है। 47 में बहुत बड़ा पंजाब उधर रह गया था। उसके बाद जी मैं लाहौर रेडियो को इतना प्रशंसक बन गया, स्कूल से छुट्टियां मारने लग गया रेडियो सुनने के लिए। फिर रेडियो में एक तो मुदस्सिर शरीफ साहब थे, मुझे उनके प्रोग्राम याद हो गए सुबह से लेकर शाम तक कौन से चलते हैं। एक तो मुदस्सिर शरीफ साहब को मैं चिट्ठियाँ लिखने लगा, वो उनके बहुत अच्छे प्यारे होस्ट थे, रावी रंग प्रोग्राम करते थे। एक इमरान खान का किस्सा ये था कि एक उर्दू प्रोग्राम फ़ोन इन में थी, उनकी बड़ी प्यारी आवाज़ थी, उर्दू में करती थी, वो आवाज़ मुझे खींचती थी। मैं उनको 2-3 चिट्ठियाँ लिखी गुरमुखी में, तो उन्होंने, वो लाहौर पहुँच गई, उन्होंने अपने रेडियो में पढ़ी। तो मेरी इच्छा हुई कि वो जो नंबर सा देते हैं भी मैं भी बात करूं। वो सामने कोई बंदा कुछ ऐसा था कुरख्त किस्म का, वो बोला कि बात नहीं होगी, आपकी बात नहीं होगी। एक दफ़ा वो बहुत गुस्से में था, बोला अपना वक्त ज़ाया मत करो, वो 50 साल की है। तो मेरा दिल सा टूट गया, क्योंकि मैं 15 साल का हूँगा, जो 14-15 साल का। फिर काफ़ी देर हुई, जब मैं खुद थोड़ा स्टैब्लिश हुआ तो मैंने अपने पाकिस्तानी मित्रों को कहा कि यार आप ना इमरान खान का पता करो। वो बोले कि भाई बहुत पुरानी बात होगी, अब पता नहीं कहाँ होगी वो। तो मैं जब 24 में जब लाहौर गया, 2024 में, तो एक लड़की इंटरव्यू लेने आई, उसने लाहौर रेडियो में काम किया था। मेरी इंटरव्यू लेने आई एक जो वफद का इंडियन डेलीगेशन की। तो मैंने कहा भाई एक इमरान खान थी, इसका पता करो तुम। वो बोली कि शिविंदर जी मुझे पता नहीं, वो काफ़ी टाइम से शायद काम ना छोड़ गई हो, आपसे वायदा रहा कि मैं ढूंढ के आपको नंबर भेज दूँगी। तो हुआ क्या कि उसने मुझे एक दिन नंबर भेजा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं क्या है, एक्साइटमेंट थी। फिर मैंने इमराना को फ़ोन लगाया, मैंने कहा इमराना जी देखो मैं आपका इतना बड़ा भगत था है, मुझे वो आपके रेडियो वाले ने ऐसा बोल दिया। वो बोली शिवेंद्र तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, 50-55 की तो मैं अब हुई हूँ। तो इस बार 25 में जब मैं फैज़ फेस्टिवल में गया तो इमराना जी को मैं मिल के आया था।
चलिए बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। चलते हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पूरे जो मुल्क में जो माहौल है, हमें नफ़रत का माहौल है, आप इस नफ़रत का शिकार मत बनिए, क्योंकि ये नफ़रत का खेल तो बहुत थोड़े समय तक के इनके अपने फ़ायदे हो जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारा नुकसान इतना हो जाएगा कि वापस हमें उसकी भरपाई करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब हमारी जब आंखें खुलेगी ना, हमारी आने वाली नस्ल हमसे पूछेगी कि अच्छा आप ऐसे भी काम करते रहे हो, हम अपनी आने वाली नस्ल को शायद मुंह दिखाने के लायक ना रहें। कुछ शेर कविता कुछ याद हो तो? वो अब शेर तो ऐसे मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि आपने जितनी बातें छेड़ दी तो हमारे शाह हुसैन साहब है, आपको सभी जानते हैं, शाह हुसैन का कहना था कि रहते काजी दिल नहीं हो राज़ी गल्ला होइयां ना होने वाली है। मतलब रहने दो काजी, अभी दिल नहीं है राज़ी, अभी तो बहुत सारी बातें थी जो रहने वाली करने वाली रह गई। या फिर अमृता प्रीतम का एक शेर है कि अपने बलों सारी बात मुका बैठे, अपने बलों सारी बात मुका बैठे, हाले भी कहो का तेरी गल करे। जी हाँ, तो इसी तरह से गल बातें द स्वतंत्र पे जारी रहेंगी। सबसे बड़ी बात यही है कि सवाल पूछिए और जो गलत है उसको गलत कहिए, क्योंकि अगर आप गलत के साथ नहीं हैं तो आप सही के साथ भी नहीं हैं। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।